हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी एपीओ के एग्जाम में 16 माइनर एक्ट दिए हुए हैं और वो सभी माइनर एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में वो 16 टोटल 100 मार्क्स के हैं। तो 100 मार्क्स को देखते हुए एक एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। तो इस वजह से मैं ये जो लेकर आ रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से ही लिए हैं। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि डेफिनेशन के पार्ट्स जो सेक्शन डेफिनेशन के रूप में समाहित है उनको लें और इनके ऑब्जेक्ट लें। यही दो तीन बातें हैं जो माइनर एक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आज देखें फॉरेनर्स एक्ट, द फॉरेनर्स एक्ट 1946 में क्या इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले जाने की फॉरेनर्स एक्ट है, यानी भारत में विदेशियों के आने, रुकने और जाने, इन तीन चीजों के रेगुलेशन के लिए एक्ट बनाया गया था। हालांकि ये एक्ट बहुत ज्यादा पुराना है और बदलते दौर में नए एक्ट की जरूरत भी है। लेकिन जब तक नया नहीं आ जाता, जब तक इसी से ही देश को काम चलाना पड़ेगा और हमारे एग्जाम में भी इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 355, आर्टिकल 355 के तहत यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कि राज्यों की रक्षा करे। राज्यों की रक्षा एक्सटर्नल एग्रेशन से जरूर करे और इंटरनल डिस्टर्बेंस, खैर तो इंटरनल डिस्टर्बेंस तो हमारे यहाँ है नहीं, भी मतलब हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल एग्रेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। मान लीजिए भारत में यदि कोई फॉरेनर आता है और इल मोटिव से आता है, यानी उसकी इंटेंशन ठीक नहीं होती, उसकी इंटेंशन होती है भारत की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाए या यहाँ के संसाधनों का उपयोग करके भारत में अस्थिरता फैलाए। तो इस वजह से फॉरेनर एक्ट आया और इसलिए आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल यूनियन गवर्नमेंट को मैंडेट देता है, आदेश देता है कि आप बाहरी आक्रमण से या एक्सटर्नल एग्रेशन, बहुत बड़ी डेफिनेशन दी हुई है अदालतों ने। तो सिर्फ यही नहीं है कि हमला या भौतिक रूप से वॉर करना, ये सब नहीं है। और भी एक्सटर्नल एग्रेशन और भी बातों में इंक्लूड करता है, जैसे कि षड्यंत्र फैलाना, जासूसी करना, संसाधनों का दुरुपयोग करना, समाज को भड़काना, तो और बहुत सारी बातें इंक्लूड हैं। ऐसी अदालतों ने इंटरप्रिटेशन की है। तो भारत के संविधान की अनुच्छेद 355 के तहत यूनियन गवर्नमेंट को पावर है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स की रक्षा करे। स्टेट्स यानी राज्य अथवा राज्य के लोग की रक्षा करे। तो इस वजह से भारत सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या लेकर आया, एक द फॉरेनर्स एक्ट लेकर आया 1946 में। तो फॉरेनर एक्ट की एंट्री, उनकी प्रेजेंस, उनकी डिपार्चर, तीन चीजें उन्होंने रेगुलेट की। हालांकि आप सभी जानते हैं कि फॉरेनर जो हैं उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 में है राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार है, लिबर्टी है। लेकिन दे डू नॉट हैव द सेम राइट एज दैट ऑफ द सिटीजन। लाइक आर्टिकल 19 नहीं है उनके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, ये सब नहीं है। यानी 14 है, 21 है और बाकी नहीं है। राइट टू इक्वलिटी तो होगी, समानता, भाई उनके साथ हम बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। और आर्टिकल 21 में उनके भी जीवन की, उनकी भी सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन इन सब के ऊपर हमारा आर्टिकल 355 भारी पड़ता है कि यूनियन गवर्नमेंट की जो पावर दी गई है स्टेट्स की रक्षा करने के लिए एक्सटर्नल एग्रेशन से, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब राज्य की सुरक्षा और सॉवरेनिटी सुरक्षित नहीं होगी तो फिर हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स का तो कोई इस्तेमाल है ही नहीं और रहेगा भी नहीं। इस कारण से द फॉरेनर्स एक्ट 1946 को सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि फॉरेनर्स की एंट्री, फॉरेनर की प्रेजेंस, फॉरेनर का डिपार्चर को रेगुलेट करें। अब ये देखें कि फॉरेनर कौन है। सबसे बड़ी बात आती है हमारा द फॉरेनर्स एक्ट। तो हु इज फॉरेनर? सबसे पहला सवाल आपके डेफिनेशन पार्ट में पूछा जा सकता है कि फॉरेनर कौन है। फॉरेनर देखे टू ए, अब मींस अ पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत का नागरिक नहीं है वही तो विदेशी है, वही फॉरेनर है। बाकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कि पासपोर्ट होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं। जो भारत का नागरिक नहीं है। अब भारत का नागरिक, नागरिकता शो करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा मैकेनिज्म है। वो एक अलग विषय है, उसकी इंटरप्रिटेशन होगी।
देखिए आगे क्या है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक सच ऑर्डर और डायरेक्शन। आर्टिकल 2A में था कि सिटीजन की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल सेक्शन 3 में है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक ऑर्डर्स, कौन कौन से ऑर्डर या डायरेक्शन की पावर है कि वो इंडिया में एंटर नहीं करेगा इलीगल, शैल नॉट एंटर इंडिया और शैल एंटर ओनली एट सच टाइम एंड रूट। चाहे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि विदेशियों को कह सके कि आप भारत में नहीं आओगे, इस टाइम नहीं आओगे, या इस रूट से नहीं आओगे। चाहे वो एक व्यक्ति को बोल दे, चाहे या वर्ग को बोल दे, या किसी देश के नागरिक को ही, सारे नागरिकों को बोल दे कि आप नहीं आ सकते, कोई ऐसा ऑर्डर निकाल दे, डायरेक्शन निकाल दे। या शैल नॉट डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, और या भारत से आप नहीं जाएंगे, या इस टाइम नहीं जाएंगे, या इस रूट से नहीं जाएंगे। शैल नॉट रिमेन इन इंडिया, भारत में नहीं रहेंगे, या किसी भारत के किसी स्पेसिफिक हिस्से में नहीं रहेंगे। जैसे आमतौर पे चाइनीज जो सिटीजन आते हैं, उनके साथ ये किया जाता है, आप अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं उस एक स्पेसिफिक हिस्से में। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ अशांति फैला सकते हैं, तो उनको ये भय है, इसलिए वहाँ नहीं रुकेंगे। और फिर दिल्ली का जो मोनेस्ट्री का एरिया है, सिविल लाइन, वहाँ नहीं रुकेंगे। तो ऐसे आदेश दे सकते हैं, और ऐसे आदेश देते रहते हैं, तो ऐसा होता है। उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। उनको अपनी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी, आईडी प्रूफ जमा कराने के लिए बोला जा सकता है। उनके फोटोग्राफ्स लिए जा सकते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं, यानी कि उनकी बायोमेट्रिक भी ली जा सकती है, हैंड राइटिंग ली जा सकती है, और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। ये भी नियम है, ऐसा नहीं है कि कोई कौन सी मेडिकल स्टेट में आया, कौन सी स्थिति में आया और यहाँ आके हो सकता है कोई बीमारी फैला रहा हो, कोई प्लेग फैला रहा हो, तो ये भी जांच की जा सकती है कि उसकी मेडिकल स्टेटस क्या है। और और विदेशियों को किसी अन्य व्यक्तियों के से घुलने मिलने के लिए भी रोका जा सकता है, और उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटी में भी रोका जा सकता है कि वो ना करें, और कोई स्पेसिफिक सामान ना रखें, और यहाँ के नागरिकों के साथ कोई बॉन्ड ना करें, कोई एग्रीमेंट ना करें, और उनको जेल में भी डाला जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, उनको नजरबंद किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, उनको कन्फाइंड किया जा सकता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड है। तो क्या अनलिमिटेड पावर, क्या विदेशी नागरिकों के लिए खतरा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो अदालतें हैं। विदेशी नागरिक भी अदालत की ओर रुख कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट या नेचुरल राइट को यहाँ पे इन्फोर्स करवा सकते हैं। लेकिन सरकार के पास सबसे बड़ी पावर है कि हमने आर्टिकल 355 के तहत देश की सुरक्षा या स्टेट की सुरक्षा के लिए हमारे पास सारी पावर्स है, और हमें एक्ट ने ये पावर दे रखी है। तो इस तरीके से आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट बच जाती है। खैर, तो 2A में हमने जाना कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या फॉरेनर कौन है, सॉरी, फॉरेनर कौन है। हमने 3 में जाना सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स है। अनलिमिटेड पावर्स है, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक, किसी स्पेसिफिक हिस्से में नहीं जाना, देश में ही नहीं कि किसी व्यक्ति का आना, या किसी देश के सभी नागरिकों के लिए उनको प्रोहिबिशन देना कि आ नहीं सकते, या कहीं एक जगह रुक नहीं सकते, भारतीय लोगों के साथ व्यापार, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड, इन सब में नहीं जा सकते। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। सेक्शन 6 कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ मास्टर्स ऑफ वेसल्स, मास्टर पायलट, जो जो जहाज चला रहा है, पानी के जहाज है या किसी और मोड से आ रहे हैं, पहले पानी के जहाज से ज्यादा आते थे, 1946 की बात है, तो उस दौरान तो वही उन्होंने वेसल ही लिखा है, हालांकि एरोप्लेन भी है अब तो जिस वेसल में आ रहे हैं उसका मास्टर, मास्टर यानी कि मैनेजमेंट का जो हाईएस्ट ऑफिसर है, इन्फॉर्म अबाउट द फॉरनर्स। ऐसी इंफॉर्मेशन फॉरेनर की, ये कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, या चाहे तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और यदि कोई व्यक्ति इलीगल आया है, कोई व्यक्ति इलीगल आया, जांच में पाया जाता है कि कोई व्यक्ति इलीगल एंट्री मार गया है एनी हाउ, तो उसको उसी वेसल से, यानी उसी शिप से, उसी जहाज से रिटर्न भेजा जा सकता है।
चाहे तो वो खर्च वैसल वाला देगा या गवर्नमेंट भी दे सकती है। ऐसा अलग-अलग रूल्स में है। यदि फॉरेनर्स के आने की एंट्री में संलिप्तता पाई जा सकती है तो वैसल वाला देगा, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उसका एक्सपेंडिचर। आगे है। और और सेक्शन 7 कहता है कि होटल कीपर्स जो भी उनको लॉजिंग दे रहे हैं, चाहे थोड़े समय के लिए दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, ऐसे उनके रहने की इंफॉर्मेशन को, लॉजिक की, एकोमोडेशन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। किसको दी जाएगी? पुलिस अथॉरिटी यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पर है तो कंसर्न थाने में दी जाएगी कि ये अप्रवासी, ये फॉरेनर आया है। देखते हैं। सेक्शन 7A कहता है पावर टू कंट्रोल प्लेसेस फ्रिक्वेंटेड बाय फॉरेनर। अथॉरिटी में अथॉरिटी कुछ शर्तों के साथ डायरेक्ट द ओनर और पर्सन हैविंग कंट्रोल फॉर द प्रीमाइस यूज एज अ रेस्टोरेंट और क्लब फ्रिक्वेंटली टू क्लोज पार्टली आवर्स विद सम। मतलब किसी भी फॉरेनर को, किसी भी क्लास के फॉरेनर की इनकी एंट्री रोक सकती है। ये वही है जो ऊपर वाली हमने बात की गई है कि भाई उनको रोक सकता है। तो पावर ऑफ कंट्रोल प्लेस फ्रिक्वेंटेड बाय फॉरेनर्स, तो वो ऐसे कह सकते हैं भाई ऐसे एंटरटेनमेंट है, क्लब है जहाँ फॉरेनर आते हैं, उनको बंद कर दिया जाए फुल समय के लिए या आधे समय के लिए, उनकी एंट्री बैन कर दी जाए फॉरेनर की या क्लास ऑफ फॉरेनर्स। तो सेक्शन 3 में ये इतनी सारी बताई, तो सेक्शन 7A में स्पेसिफिकली लाने की क्या बात थी? क्योंकि सरकार को लगा कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहाँ फॉरेनर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली विजिट करें। जैसे कोई फॉरेनर आता है, जैसे सपोज चाइनीस आए या म्यांमार के नागरिक आए, तो जनरली वो अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं और मेघालय में जाते हैं, शिलोंग में जाते हैं। तो ये उनके फ्रिक्वेंटली विजिट की प्लेसेस है। तो कई बार नागरिक वहाँ के, यानी कि फॉरेनर ये बोल सकते हैं कि जी हम मेडिकल पर्पस के लिए, रिसर्च के लिए आ सकते हैं, हमारी कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है। तो ये इस क्लोज को देखते हुए जो हमारे 3 में दी हुई था सेक्शन, उसको ओवरराइड ये सेक्शन देता है कि भाई उसके पास पावर है फ्रीक्वेंटली विजिटेड, यानी स्पेसिफिकली सेक्शन बना दिया कि आप जहां बार बार जाते हैं वहां हम जाना आपका बंद कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए जरा, कहता है सेक्शन 14 पेनल्टी ऑफ कंट्रावेशन ऑफ द एक्ट। कहता है कि कोई भी जो 3 में है, 6 में है, 7 में है, 7A में है, उनके लिए सजाएं हैं। अब कौन कौन सी सजाएं हैं देखते हैं। पेनल्टी फॉर कंट्रावेशन ऑफ द प्रोविजन क्या है? रिमेन इन इंडिया फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग द पीरियड फॉर विच द वीजा वाज इशूड। वीजा जितने टाइम के लिए दिया गया था या वीजा की शर्तें जिस जिस शर्तों के साथ वीजा इशू किया गया था उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो 5 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, यदि कोई बॉन्ड किया है तो फॉरफिट हो सकता है, यानी जब्त किया जा सकता है। तो 14A, 14A यानी छोटा वाला ए, स्मॉल ए, 14A में सजा है 5 साल, फाइन प्लस फॉरफिचर। ये थोड़ी हल्की सजा है। लेकिन 14A यानी कैपिटल ए कहता है पेनल्टी फॉर एंट्री इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट। देखिए, एंटर इन एनी एरिया विच इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर हिज एंट्री, यानी 7A में रिस्ट्रिक्शन है, कोई ऑर्डर बनाया गया, या विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट से कोई आता है। यानी देखिए 7A और विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट से आना की सजा 14A में दी गई है। तो दोनों की सजा क्या है? 2 से 8 साल हो सकती है और 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। यानी देखिए 14 ये कहता है, 14 का सब क्लॉज ए, स्मॉल ए, वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति वीजा की शर्तों के साथ आया और शर्तों का पालन नहीं किया, या वीजा की डेट एक्सपायर हो गई फिर भी ओवर स्टे कर रहा है, तो सजा 5 साल से लेकर, सजा मैक्सिमम सजा 5 साल और प्लस फाइन भी हो सकता है। और 14A की जो बातें हैं वो कहता है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया था फिर भी वहां गए, और दूसरा, या इलीगल डॉक्यूमेंट से आपने एंट्री करी, तो सजा 2 से 8 साल हो सकती है और जुर्माना 10,000 से 50,000। तो इन दोनों में से हार्श कौन सा है? यही है 14A हार्श है ज्यादा। तो आमतौर पे 14 स्मॉल ए और 14 कैपिटल ए में डिफरेंस की बात बार बार उठती है।
14 बी कहता है पेनल्टी फॉर यूजिंग फोर्ज पासपोर्ट। फोर्ज पासपोर्ट की पेनल्टी है 8 साल और 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना। 14 सी कहता है पेनल्टी फॉर अबेटमेंट, हु अवर कमिट्स एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर 14 और 14 ए में और 14 बी में, तो ऐसी अबेटमेंट को वही सजा दी जाएगी जो सजा इसमें दी गई है। यानी मान लीजिए मैं कोई भारतीय नागरिक हूं और फॉरेनर आता है और मैंने उसको कहा भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तेरा वीजा एक्सपायर हो गया तो भी रहे, यहाँ जाना माना है तो भी जा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अबेटर बन गया, मैंने उसको अबेटमेंट की, उसको उसको दुष्प्रेरणा दी कि तू कर, तो मुझे भी यही वाली सजाएं मिलेंगी। तो यानी फॉरेनर्स एक्ट में 14, 14 ए, 14 बी, 14 सी, ये सजाएं हैं, सजाएं पूछी जाती हैं। अब आए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस, कुछ मुकदमों में फॉरेनर्स एक्ट के विषय में बात की है। तो सर्वानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक्ट की बहुत जरूरत है। असम के कुछ हिस्सों में अन्य एक्ट लगाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को स्क्रैप किया और इस एक्ट को लगाने की सिफारिश की और बाद में यही एक्ट लगा था, फॉरेनर्स एक्ट। क्योंकि उस दौरान ये और कोई अन्य एक्ट आने की वजह से उस स्पेसिफिक प्रदेश में वो एक्ट लाया गया, तो यूनियन गवर्नमेंट के एक्ट को तो कोई ओवरराइड नहीं हो सकता है। आपने संविधान में देखें कि अगर जो दो रूल पैरेलल जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ही वैलिड माना जाएगा, तो इसलिए उस स्टेट गवर्नमेंट का रूल को काट के द फॉरेनर्स एक्ट की वकालत की गई थी कि हाँ यही एक्ट लगाया जाए। तीसरा, अविनाश दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ था, एक चाइनीज ऑफिशियल था, वो वो लॉजिंग में जहाँ रुका, उस लॉजिंग में रुकने वाले को नहीं पता था भाई मैं इसको कहाँ, मतलब इसकी वीजा की शर्तें हैं कि टूरिस्ट वीजा पर आया है या कौन से वीजा पर आया है। तो उसको रीवा यानी मध्य प्रदेश की एक फैक्ट्री में उसके कुछ सामान थे, उनका प्रोफेशनली डिस्प्ले किया ताकि सामान उसका बेच सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि आपने अबेटमेंट की है, ये बात का मालूम नहीं चलता क्योंकि आप इनोसेंट थे, आपको पता नहीं था, तो आपकी अबेटमेंट नहीं मानी गई क्योंकि आप उसकी फॉरेनर्स की वीजा की शर्तों के बारे में आप नहीं जानते थे, आपकी इंटेंशन नहीं थी खराब। तो ये माना गया कि मेयर पैसिविटी एंड इंसोशियंस विल नॉट टेंटामाउंट टू अबेट ऑफ ऑफेंस। सिर्फ लापरवाही, मैंने फॉरेनर्स की वीजा शर्तों को नहीं देखा या मैंने उससे पूछा नहीं, तो ये मेरी लापरवाही है। लापरवाही से मुझे दुष्प्रेरणा का या अबेटमेंट का आरोपी ना बनाया जाए, मुझे हार्श सजा ना दी जाए। तीसरा केस था इगडवा मर्सी अडाम्बा वर्सेस केरला। इसमें कोर्ट ने 14 स्मॉल ए और 14 कैपिटल ए के बारे में बात की। उसने कहा कि फॉरेनर हु एंटर्स विद वैलिड डॉक्यूमेंट बट ओवर स्टे, स्टेटिंग 14 अप्लाई ओनली टू इलीगल एंट्री। 14 ये कहता है शुरू से ही एंट्री इलीगल थी, और 14 स्मॉल ए कहता है कि एंटर तो था पर शर्तों का उसने मिसयूज किया, या वीजा की शर्तें समाप्त हो गई या वीजा की टर्म समाप्त हो गई उसके बाद तक स्टे किया। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये यूनिफॉर्मली मैंने बताने की कोशिश की है, एक सार यूनिफॉर्मली एक्सप्लेनेशन की बात की है कि आपको कुछ फॉरेनर्स एक्ट के विषय में समझ आ जाए, एक बेसिक समझ पैदा हो। ये जो मैंने स्लाइड बनाया है, पीडीएफ बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे भी आपको मिलेगी, या मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। ये फॉरेनर्स एक्ट मैंने सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को लिया है जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। किसी भी माइनर एक्ट में आपसे डेफिनेशन का पार्ट पूछा जाएगा, किसी भी माइनर एक्ट में आपसे पूरे होल की क्या ऑब्जेक्ट है वो पूछा जा सकता है, कुछ थोड़े हिस्से पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस माइनर एक्ट्स के सारे हिस्सों को मत पढ़ें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। सोल अवेयर एक्ट नए, ऑलमोस्ट आप सबके लिए नए हैं, वो आपके लिए दिक्कत होगी। तो ध्यान से देखें, एक बार मैं इनका रिकैप देखता हूं आपके लिए। पहला, आर्टिकल 355 जो भारत सरकार को जो मैंडेट है, फिर आर्टिकल 14 है, 21 है जो फॉरेनर्स को मिले हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है एंट्री की, प्रेजेंस की, डिपार्चर की। 2A में कहता है फॉरेनर कौन है। 2A में उन्हें फॉरेनर की डेफिनेशन बहुत स्मॉल दी गई है। सेक्शन 3 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है। सेक्शन 6 कहता है मास्टर्स की ऑब्लिगेशन क्या है जो शिप लेके जाते हैं। सेक्शन 7 कहता है होटल कीपर की ऑब्लिगेशन क्या है। सेक्शन 7A कहता है फ्रिक्वेंटली विजिटेड जो प्लेसेस हैं फॉरेनर द्वारा उन पे नियम बना सकता है। सजा 14 में है। 14 कहता है कि पेनल्टी फॉर द वीजा की शर्तों का कॉन्ट्रावेंशन। 14A कहता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना। 14B कहता है फोर्स पासपोर्ट रखना। 14C कहता है पेनल्टी फॉर अबेटमेंट। यानी आपको जानना 14, 14, 14 कैपिटल ए, 14 कैपिटल बी, इतना जानना है। 3 केस जानने, सर्वानंद सोनोवाल, अविनाश दीक्षित और इगडवा अंडाबा वर्सेस टर्फ केरला। ये आधे घंटे की क्लास आपके नंबर बढ़ा सकती है, इसलिए क्लास को ध्यान से रखें, ध्यान से सेव रखें और हो सके तो शेयर भी करें। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।